पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। आपको ये दिखाया गया था कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर के जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दोनों एक ही का उल्टा है। और तीसरा ये था कि वक्रता केंद्र से यदि कोई किरण जा रही है तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः टकरा करके उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। जब किरणें, एक नियम संभवतः ये नहीं बताया गया था, जब किरणें समानांतर आ रही हों और अनंत से आ रही हों तो वह किरणें फोकस तल में मिलती हैं। फोकस तल क्या होता है, संभवतः बताए होंगे हम पिछले टर्म पर, याद नहीं आ रहा है, कि सपोज दैट कि ये कोई अवतल दर्पण है और इसका फोकस क्या है, तो फोकस पर, इसके फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत एक प्लेन की कल्पना करें, एक समतल की कल्पना करें। इस तरह से अगर कोई किरणें समानांतर आ रही हैं तो ये अनंत से आ रही हैं, समानांतर आ रही हैं, तो यह आप अभी देखे हैं कि ये देखिए अवतल दर्पण है, समांतर किरण आ रही है तो फोकस से होकर जा रही है। और यदि मुख्य अक्ष के समांतर न हो, कुछ तिरछे या समांतर आ रही हो, तो वह फोकस पे न मिल करके फोकस तल पर मिलेंगी। ये किरणें जो है परावर्तित होने के बाद फोकस तल में मिलेंगी, जो वस्तु इधर रखी गई होगी उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। ये संभवतः हम नहीं बता पाए थे, तो इसको भी मैं इस समय बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। इस प्रकार से आपने गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में जानकारी पिछले लेक्चर में प्राप्त कर लिया था आप लोगों ने। अब आइए देखते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उसमें देखते हैं गोलीय दर्पण सामान्यतया क्या दो प्रकार के होते ही हैं, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो हम आपको बताने चल रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहली स्थिति बनती है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में पहली स्थिति जो आती है, जब वस्तु अनंत पर, ये दर्पण हो गया। अनंत से चलने वाली दो समांतर किरणों की कल्पना कीजिए इस तरह से। तो ये अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है ओ प्राइम। यहाँ से चलने वाली किरणें, ये देखिए पहली किरण चल रही है, इसमें 1 एरो है, इसमें 2 एरो है। यह इसका फोकस पॉइंट है, यह दर्पण का पोल ध्रुव है, यह फोकस बिंदु है, यह वक्रता केंद्र है। जब यह किरण आएगी तो जो फोकस से होकर जाती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और देखिए ये समांतर हो गई। ये एक वाली किरण है, या ही ऐसे उधर न जा करके फिर ऐसे चले आए। ये किरण जा रही थी वक्रता केंद्र से टकराने के बाद, फिर से ये उसी रास्ते पर अपने वापस चली जाएगी। इस प्रकार के से इसके हेड से आने वाली किरणें, एक आई इधर की तरफ और दूसरा गई और फिर आई, तो ये परावर्तित किरण यह भी है, परावर्तित किरण यह भी है। तो परावर्तित किरणें यहाँ पर मिलती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि किरणें वास्तव में बनती हैं। अगर इसका एरो ऊपर है तो इस दशा में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। और ध्यान दीजिए, जहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। जहाँ वास्तविक लिख दिया जाए वहाँ उल्टा लिखिए, या जहाँ उल्टा लिख दिया जाए वहाँ वास्तविक लिखिए।
वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को तो एफ है ही, लेकिन चूंकि यह इमेज है इसलिए इसको आई प्राइम और इसको आई भी बोल सकते हैं, आई प्राइम भी बोल सकते हैं। यह तो इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वो वस्तु से छोटा ही नहीं, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा तथा उल्टा बनता है। और कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। हम समझते होंगे कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये बहुत छोटा है, ये वस्तु बहुत बड़ी है, ये छोटा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है? फोकस पर। तो याद रखिए कि जब वस्तु जब वस्तु अनंत पर होती है उस दशा में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। दूसरी केस, जब अनंत से हट करके अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में, इसको धीरे धीरे हम इधर लाएंगे, ज्यों ज्यों हम इसको धीरे धीरे इधर लाएंगे त्यों त्यों इसका प्रतिबिंब फोकस से इस साइड खिसकता जाएगा। तो अभी देखिए दूसरे वाले पर, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जैसे बहुत दूरी पर न हो तो क्या होगा? ये देखिए, कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से चलने वाली किरणें समांतर जाएंगी और ये समांतर जा रही किरणें जहाँ से होकर के जाएंगी, यही इसका क्या कहलाएगा? यही इसका फोकस कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए, जो किरण जितनी दूरी पर फोकस है उतनी ही दूरी पर मान लीजिए ये किरण जो है वक्रता केंद्र सी से होकर के जा रही है, तो फिर टक्कर होने के बाद उसी रास्ते पर लौटेगी। तो एक परावर्तित किरण यह हो गई और दूसरी परावर्तित किरण ये हो गई। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं, तो यह यहाँ पर तो इसको ओ प्राइम, इसको बोलते हैं आई प्राइम। आई प्राइम मतलब इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब है। और यह ओ प्राइम, ओ मतलब ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। यह वस्तु है और यह प्रतिबिंब है। तो इस दशा में क्या होता है? यहाँ पर लिखा जाएगा, इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा एवं फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच, फोकस बिंदु
तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अभी आपने अनंत पर देखा था, अब यहाँ पर देखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी जाती है तो क्या होता है। तीसरी हेडिंग जो हो जाएगी थर्ड हेडिंग, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ये देखिए, ये आपका मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर कोई वस्तु रख दी गई और यह इसका पॉइंट सी है, वक्रता केंद्र। तो इसके सिर से होके जाने वाली किरणें यहाँ से यहाँ पर या हेड बोला जाता है या टेल बोला जाता है। एक किरण और भी जा सकती है, इसको मैं आप लोगों को बताया नहीं और बताने की आवश्यकता थोड़ा महसूस करता हूँ। ऊपर वाले में देख लीजिए, यहाँ से इसके हेड या ऊपर वाला हेड बोला जाता है तो इसको टेल बोला जाएगा। यहाँ से जो किरण जाएगी ये भी चूंकि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ये देखिए यह वो है ना, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो जाएगी और टकरा के पुनः वापस चली जाएगी। तो चूंकि टकरा के यह इसके पैर से होकर आ रही है, टकरा करके इसके टेल से होकर, सॉरी इसके टेल से टकरा करके जा रही है, इसलिए इसका टेल जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो इसका इमेज बनेगा, उसका टेल यहाँ पर बनेगा। ये है। और आप कहेंगे आप ये नहीं दिखला रहे हैं कि इसके बीच वाला कैसे बनेगा। इसके बीच वाला भी बनेगा। बीच वाले से किरणें हम ले जाएंगे, ऊपर वाले में ही हम बता दें थोड़ा सा। बीच वाले से कुछ किरण को ऐसे ले जाएं तो ये किरण टकराएगी और चूंकि समानांतर जा रही है इसलिए टक्कर के पश्चात वो कुछ इस तरीके से ऐसे गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये गई और टक्कर करके, यानी इसके मिड वाली इसका जो पिक्चर है वो यहाँ पर बनेगा। देखिए जैसे जितनी दूरी पर है, दूरी से मतलब नहीं, मतलब ये बीच में है तो ये भी बीच में है। यहाँ इसके समस्त पॉइंट से किरणें निकलेंगी और जाएंगी टकरा करके इसको यहाँ पर बनाएंगी, क्योंकि इधर से निकलने वाली किरणें वक्रता केंद्र से भी जाएंगी फिर टकरा करके आएंगी। ये यहाँ से वक्रता केंद्र वाली देखिए कैसे जाएगी, यहाँ से निकलने वाली किरण ऐसे गई और फिर टकरा करके अपने मार्ग पर गई, टकरा के पुनः उसी पर वापस आ जाएगी तो यहीं पे मिलेगी। इस तरीके से इसके प्रत्येक भाग का फिगर यहाँ पर बनेगा। ये मैंने समझाने की एक कोशिश की है कि कैसे पूरे का पूरा बनता है। वैसे आप जो पहले मैं समझा दिया हूँ उतने से संतुष्ट रहिए, इतना बताने की कोई आवश्यकता या इतना रे डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो जो समांतर जा रही है वो किरण कहाँ से चली जाएगी, ऐसे थोड़ा तिरछा हो गया है, कुछ ऐसे निकलेगी। यही फोकस पॉइंट होगा। दिस पॉइंट विल बी फोकस पॉइंट या फोकल बिंदु। और जो किरण यहाँ से चलेगी, मान लीजिए अब इसको वक्रता केंद्र पर चुकी है तो वक्रता केंद्र से ले नहीं जाएंगे, एक को समांतर लेके चले गए तो ये टकरा करके ऐसे चली आई। और दूसरी किरण को जो है हम दूसरे कलर से बना दें, ब्लू कलर से बनाए तो ऐसे जो किरण ये फोकस से होके जाएगी वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जो है समांतर हो जाती है। और मुख्य अक्ष से समांतर होने पर ये देखिए ये किरण वैसे गई और ऐसे हो गई, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समानांतर आई। तो एक परावर्तित किरण यहाँ पर काट रही है, आ रही है, और दूसरी परावर्तित किरण यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका फिगर यहाँ बनेगा, तो ये उल्टा बनेगा। यह है O प्राइम या नीचे वाले को आई प्राइम, दोनों पॉइंट एक ही है।
लेकिन यह वक्रता केंद्र भी है, ध्यान दीजिएगा। या वो इसको उमेज भी बोला जा सकता है, इसको आई भी। इस दशा में क्या हो रहा है कि उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो यहाँ पर सारी भाषा ऐसे ही लिखी जाएगी। इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब, इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा कामा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर तथा वस्तु के बराबर एवं वक्रता केंद्र पर बनेगा, एवं वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए वक्रता केंद्र पर पहले छोटा बन रहा था, यानी वक्रता केंद्र से जब इमेज इधर की इस दिशा में था, छोटा बन रहा था। अब जब इसको हम और आगे बढ़ा देंगे, वस्तु को और आगे बढ़ा देंगे, तो ये प्रतिबिंब और इधर भग जाएगा। वस्तु उधर जा रही है, प्रतिबिंब उधर से इधर आता जा रहा है। देखिए यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच पर था, और यहाँ पर क्या अब वक्रता केंद्र पर चला आया है, अब वक्रता केंद्र के इधर भगेगा। तो चौथी दशा जो होती है उसको मैं लिखूं, चौथी केस जो बनेगी वे है जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में स्थित हो तब क्या स्थिति होती है? तब ये देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल P, और इसका फोकस मान लीजिए यह है, और इसका वक्रता केंद्र ये है। यहाँ पर कोई वस्तु रख दी गई तो पहला काम है कि जो किरण ऐसे जाएगी वह फोकस से होकर के निकलेगी इस तरीके से, और इस तरह से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगी, सिंगल एरो वाली है। और जो किरण इसके फोकस से होकर के जाएगी, हमको पहले फोकस बना लेना चाहिए या बता देना चाहिए कि यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र है। तो होगा क्या, दूसरी दशा में यहाँ पर एक किरण को फोकस से होकर गुजार दीजिए इस पॉइंट से, तो इसको जब जो किरण फोकस से होकर के जाती है वह टक्कर के बाद ऐसे ये में समानांतर हो जाती है, परावर्तन के पश्चात जो है वो समानांतर हो जाती है ऐसे। ये देखिए एक परावर्तित किरण इधर से आ रही है, दूसरी परावर्तित किरण, और ये हेड से होकर के आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो हेड है ये यहाँ पर बनेगा, उल्टा बनेगा, और यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और चूँकि किरणें वास्तव में काटती हैं इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसको ओ प्राइम, इसको आई प्राइम, आई मतलब इमेज, बार बार बता रहा हूँ। तो लिखा जाएगा इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा कामा वस्तु से बड़ा तथा अनंत एवं वक्रता केंद्र के
अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए ये वक्रता केंद्र है और इधर अनंत है, ये वस्तु छोटी है, वस्तु छोटी है, ये प्रतिबिंब इसका जो है बड़ा है। अब एक आता है कि जब वस्तु फोकस पर हो तो कहाँ, अनंत पर था तो फोकस पर बनती थी प्रतिबिंब, अब वस्तु जब फोकस पर हो जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो कैसे बनेगा उसको यहाँ देखिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, इन दोनों के बीच में हो गया फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब हो आगे डैश, ये देखिए यही पॉइंट फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर बनाइए और ये देखिए कोई किरण समानांतर जा रही है, समांतर जा रही है तो यहाँ से टक्कर के पश्चात ये अपने यहीं से होकर निकलेगी, फोकस पॉइंट से होकर निकलेगी, ये इसी पॉइंट से होकर निकलेगी और जो किरण अपने वक्रता केंद्र से होकर जाएगी एक किरण यहाँ से डॉटेड लाइन से आप निकालिए या इसी के समानांतर पहले बना लीजिए डॉटेड लाइन से, जो किरण ऐसे देखिए इसके बीच की दूरी बढ़ जा रही है, वो बढ़ना नहीं चाहिए, जो किरण ऐसे जाएगी यहाँ से टकराएगी, चूँकि यह वक्रता केंद्र से होकर जा रही है इसलिए ये ऐसे टकरा करके वापस आ जाएगी। मेरी गलती यह है कि मैं फोकस बिंदु पहले नहीं बना रहा हूँ और वक्रता केंद्र यह है। तो जब एक किरण जाएगी यहाँ से सीधे टकरा करके और वक्रता केंद्र से होते हुए ये जो है इसी के पैरेलल, ये पैरेलल लगेगा, जैसे कि ये अनंत पर मिल रही, इधर की तरफ कहीं आकर के अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी और इस दिशा में वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ये दोनों समानांतर हो जाएंगी, समांतर इसमें दिखाया नहीं गया है लेकिन ये है कि ये दोनों समानांतर हो जाएंगी और ये आगे ऐसे मिलते हुए प्रतीत होंगे। ये यहाँ पर कहीं मिलेंगी या समांतर किरणें कभी मिलती नहीं है जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत दूरी पर जाकर मिलेंगी तो ये फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? इस दशा में, यहाँ लिखा हूँ इस दशा में तो इसके लिए है, यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये इसके लिए है। इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा एवं अनंत पर बनेगा। अब एक और केस आती है, यह ध्रुव है कि फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तब कहाँ बनेगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इसको तो इसके बाद वाली कंडीशन को याद रखना चाहिए जब फोकस और इसको, क्योंकि उस दिशा में आभासी चित्र बनता है और सीधा बनता है, उसको मैं बताने चल रहा हूँ, उसको गौर से देखिएगा।
कौन सी कंडीशन थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। ये छठवीं कंडीशन है। संभवतः मैं कंडीशन भूल गया। ये छठवीं कंडीशन होगी जब वस्तु दर्पण की फोकस दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो। तो क्या होता है? देखिए, ये दर्पण है या ध्रुव है P, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। वस्तु को आपने यहाँ पर रखा, यहाँ से जाने वाली किरणें, ये मैं सोचा हूँ कि ये कई बार मैं खींच दूंगा बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। थोड़ा तिरछा जरूर हुआ। जिस पॉइंट से होकर जाता है इसको मान लीजिए फोकस है, यही फोकस पॉइंट है, और इसको पीछे मिला दीजिए डॉटेड लाइन से। वैसे ये फिगर सही बन नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुरंत बना रहा हूँ अभी दूसरा। ये देखिए, ये हर बार वैसे ही मेरा फिगर बन जा रहा है। चलिए मैं इसको बनाता हूँ। पीछे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दीजिए उसको पीछे, और एक जो है यहाँ से यहाँ से कल्पना कीजिए कि कुछ किरणें ऐसी आ रही हैं। अभी भी नहीं बन पाया ये बच्चों प्रैक्टिस खूब कर लेनी चाहिए इसके बनाने की। नहीं तो देख रहे हैं मैं जल्दीबाजी में बनाने के चक्कर में ये यहाँ से गया, फिर ऐसे और फिर यह मान लीजिए फोकस पॉइंट है, यह ध्रुव है, और यह चूँकि दर्पण है इसलिए पीछे पॉलिश किया ही जाएगा। यह इसका वक्रता केंद्र है। ये देखिए, ये किरण गई ऐसे यहाँ से और फिर टकरा करके इस रास्ते पर होते हुए ये निकल गई। दूसरी किरण जो इधर से जा रही है, ये पीछे दूसरी किरण यहाँ से जाएगी और जाने के बाद ये डबल रेज से है, टकराएगी और टकरा करके फिर इस रास्ते पर होते हुए आगे। ये किरणें आगे बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती हैं, बल्कि पीछे इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहाँ पर वास्तव में किरणें नहीं मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब होगा। और बताया गया है कि जब आभासी प्रतिबिंब होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। यह आई प्राइम और यह क्या हो जाएगा, ओ प्राइम। यह जो है इसके बीच में ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है। तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए लिखा जाएगा इस दशा में, इस दशा में वस्तु का सीधा कामा
आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये देखिए, ये वस्तु से बड़ा भी है, दर्पण के पीछे भी है। तो इस तरीके से 6 कंडीशंस हो गई अवतल दर्पण की। ये इम्पॉर्टेंट होती है, इसको याद रखना चाहिए या इस वाले केस को। अब आइए हम चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यह पॉइंट ए था, वह पॉइंट हो जाएगा बी। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक चीज़ ध्यान दें कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा, सीधा तथा वो फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। ये देखिए उत्तल दर्पण है और बहुत दूर से किरणें आ रही हैं, तो बहुत दूर से समांतर जाने वाली किरणें, ये तो समांतर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऐसे मान लीजिए ये और ये किरणें जा रही हैं, तो इनको ऐसे माना जाता है। ये टकराइए और टकरा करके फिर यहाँ से लाइए और इस डायरेक्शन में लेके चले आइए। ये टकराई तो इधर चली आई, पीछे डॉटेड लाइन से मिलाने पर समांतर जा रही किरण टकरा करके जिस पथ पर से लौटती है उसको पीछे मिलाए जाने पर वो फोकस पर मिलती है। तो कोई वस्तु इधर होगी तो उसका बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसको भी यहाँ से डॉटेड लाइन से मिलाइए और इसके बाद सीधे खींच दीजिए ऐसे, इसी के पथ पर सीधे इस दिशा में। तो कितनी भी बड़ी वस्तु उसका बहुत छोटा प्रतिबिंब कुछ यहीं पर बनेगा। तो इस दिशा में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहली केस है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा, बहुत छोटा, सीधा बनेगा। बहुत छोटा, सीधा, आभासी। क्योंकि सीधा बनेगा तो क्या बनेगा? आभासी बनेगा। तथा यह प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तथा यह फोकस पर या फोकस तल में बनेगा, फोकस तल में बनेगा। ये है अनंत पर हो। और इसमें दो ही केसेज होती हैं। अब कहीं रखिए, वक्रता केंद्र इसका इधर होगा तो आप वस्तु को इधर रख नहीं पाएंगे, तो कहीं भी रखिए, दर्पण के ध्रुव से इधर आप कहीं भी रख दीजिए, तो केवल एक ही केस होती है, उसको मैं लिखाने चल रहा हूँ। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं हो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच
कहीं भी हो। तो ये देखो बच्चों, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। कहीं रखिए, अनंत पे न हो, उसके कहीं नज़दीक हो, ऐसे। यहाँ से किरण सीधे जाएगी, और ये मैं थोड़ा गलत बना रहा हूँ, ये जो है यहाँ पर जब गई तो टकरा करके, ये सिंगल एरो वाली किरण है, टकराने के बाद इसी पथ पे वापस जाएगी, और जो कि इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी, कि यह किरण, परावर्तित किरण इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी एक किरण होगी, वह किरण इस प्रकार होगी, इसको आगे बढ़ाए जाने पर इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पर होगा। तो यहाँ से एक किरण को बनाइए जो सीधे वक्रता केंद्र की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा हो, डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाइए। तो जब ये किरण इस रास्ते पर जाएगी, देखिए सीधा बनाया हूँ, डबल एरो वाली है, तो यहीं पर चूंकि वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए टक्कर के बाद पुनः पीछे आएगी, लेकिन ये इधर से निकलती हुई प्रतीत होगी, इधर निकल जाएगी। एकदम सीधा बनाना चाहिए हमको, लेकिन ये सीधा बना नहीं, कुछ इस तरह से, अभी भी सीधा नहीं बना, लेकिन आप इसको सीधी किरण मानिए। ये पीछे, तो एक परावर्तित किरण ये हो गई, दूसरी परावर्तित किरण ये हो गई, ये दोनों एक दूसरे को कट कहाँ कर रही हैं, वास्तव में नहीं कट कर रही हैं, ये आभासी रूप से कट कर रही हैं। तो ये देखिए, यह जो है वस्तु का प्रतिबिंब डॉटेड लाइन से बनाया जाता है इसको, ये डॉटेड लाइन से, यह आई प्राइम, ओ प्राइम, यह ओ प्राइम का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा कहाँ बन रहा है, ध्रुव के बीच में बन रहा है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। फोकस के बीच बनेगा, बाद में लिखा जाएगा, बीच आभासी कामा सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अब देखिए, जो बाइक होती है, बाइक में जो मिरर लगा होता है देखने के लिए, बैक रियर बैक इमेज देखने के लिए, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, या ट्रक में, बस में, कार में जो बगल में मिरर लगा होता है, वह उत्तल दर्पण ही होता है। दूर स्थित वस्तु का छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो वह जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ये तो उत्तल दर्पण का एक बहुत बढ़िया उपयोग है। और एम्बुलेंस, जब एम्बुलेंस वाली गाड़ियों पर देखते हैं कि उल्टा एम्बुलेंस लिखा गया रहता है, ऐसा जानते हो क्यों होता है? उल्टे अक्षर को जब आप मिरर में देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा। आगे का गाड़ी का चालक जब पीछे से आ रही एम्बुलेंस को उल्टा लिखा हुआ देखेगा तो उसके मिरर में वो सीधा दिखाई देता है। वो उल्टा दिखाई देने की घटना पार्श्व उत्क्रमण, देखिए हिंदी शब्द भूल गया, लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। पार्श्व उत्क्रमण, हाँ याद आया, पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। दायां हाथ बायां हाथ दिखाई दे तो उसको पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। तो इसलिए वहाँ पर वो चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज होता है। आप कहेंगे अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है? अभी आपने देखा अवतल दर्पण में हर दशा में उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन एक दशा में जब अवतल दर्पण के फोकस, यहाँ देखिए, अवतल दर्पण के
फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रख दी गई थी तो इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था और बड़ा बन रहा था। तो कभी कभी दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। बहुत नज़दीक ला करके देखेंगे तो उसमें चेहरे की झुर्रियाँ भी बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। जो दांत के डॉक्टर होते हैं या गले के डॉक्टर होते हैं, नाक के डॉक्टर होते हैं, अवतल दर्पण को, चम्मच का जो अवतल वाला सिरा होता है, आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चम्मच का जो धंसा हुआ सिरा होता है उसको नज़दीक ला के देखिए, ये आपका ये सब सिरा जो है अगर चमकता हुआ चम्मच है तो उसमें एकदम स्पष्ट और बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। इवन जो इसके रंध्र हैं वो भी दिखाई देने लगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो दांत के डॉक्टर हैं अंदर की चीज़ों को, दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण के प्रयोग से वो दांत के छोटे से पोर्शन को बड़ा करके देख लेते हैं कि कहाँ पे कैविटी है, क्या है, या कौन सी बीमारी हो रही है, या गले के अंदर कौन सी बीमारी हो रही है। इसको देखने के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखे। अब अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे चिन्हों की प्रणाली, कैसे दर्पण से दूरियों को नापा जाता है, चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे।